एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। वो फिक्स हो जाता है तो इसका मतलब वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो बोर ने पहली बार दुनिया को क्या बोली कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल जो इसके ऑपोजिट काम कर रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई। फिर किसी ने कहा और क्लासरूम में टीचर के सामने बहुत सारी चेयर्स रखी है, चेयर्स की रो है, उनमें बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर रो में ही क्यों बच्चे बैठ रहे हैं, इसकी चेयर थोड़ी ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट कर दी गई? तो इन्होंने कहा कि हाँ, संभावना तो इनफाइनाइट ऑर्बिट की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उनमें घूमेगा जिसमें उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एमवीआर, एमवीआर को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। फिजिक्स में पढ़ते हो, मोमेंटम होता है m इंटू वी, और जब सर्कुलर मोशन में होता है मोमेंटम तो उसको बोल देते हैं एंगुलर मोमेंटम mvr। तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट के n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल होना चाहिए। वो कांस्टेंट क्या था, तो इन्होंने लिखा वो कांस्टेंट था mvr इक्वल टू n h अपॉन 2π। h अपॉन 2π नाम का कोई कांस्टेंट है जो इन्होंने दिया। कहां से दिया अभी हमें इसके ओरिजिन पे नहीं जाना है। ठीक है, हमें जस्ट इक्वेशन पे काम करना है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें तो न्यूमेरिकल भी नहीं आता ये वाली इक्वेशन पे, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इस कांस्टेंट के n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल होना चाहिए। n टाइम मल्टीपल यानी n 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो n 1 2 3 4 ऐसा कोई होल नंबर होना चाहिए या अप टू इंफिनिटी। ठीक है, यानी जब n की वैल्यू 1 हो तो उस डिस्टेंस को पहला ऑर्बिट कहा जाए, जहां पे n की वैल्यू 2 आ रही हो उसको दूसरा ऑर्बिट कहा जाए। तो इसको हम n की वैल्यू 1 बोल देते हैं, इसको n की वैल्यू 2 बोल देते हैं, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। मतलब n की वैल्यू जब 1.2 हो, 1.3 हो, 1.4 हो, तब वो ऑर्बिट नहीं होगा। जब n की वैल्यू होल नंबर मल्टीपल होगी इस कांस्टेंट के, ठीक है, तभी उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जो मैंने कहा समझ में आया? एक बार मैं और बोलना चाहूंगी, फिर से सुनो। बोहर ने दुनिया को एटम के बारे में क्या बताया? पहला रीजन दिया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट काम करते हैं, इसलिए ये फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर लेता है। जल्दी से बोलो, जहां बैठे हो अपने घर में बैठे बैठे तेजी से इस बात को बोलो अपने वर्ड्स में। माइक भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से बोलो, मैं अभी सुनूंगी थोड़ी देर में। फिर पहली बात याद हो गई, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पर दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स काम करेंगे। दूसरी बात,
इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड किस डिस्टेंस पर ऑर्बिट माना जाए। तो इसने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड उस डिस्टेंस पर, उतने रेडियस पर ऑर्बिट माना जाए जिस रेडियस पर उस इलेक्ट्रॉन का, ये एमवीआर किसका होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का होगा। इट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे लिख देती हूं, इलेक्ट्रॉन का एमवीआर किसी कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, h/2 नाम के कांस्टेंट का n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल हो, ठीक है, n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल हो, तो उस रेडियस पर, उस डिस्टेंस पर हम ऑर्बिट को मानेंगे। जहां पर n की वैल्यू 1 है तो उस रेडियस पर जो है हम पहला ऑर्बिट मान लेंगे। जिस कैलकुलेशन में n की वैल्यू 2 आ रही है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस है उस पर हम सेकेंड ऑर्बिट मान लेंगे। जहां n की वैल्यू 3 आ रही है वहां पे थर्ड ऑर्बिट मान लेंगे, एंड सो ऑन इनफाइनाइट ऑर्बिट तक की कहानी चलने वाली है, ठीक है। तो दो बातें दुनिया को बताई, ऑर्बिट में घूमेगा क्यों और कौन सा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेगा अपने घूमने के लिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ आज कोई न्यू स्टूडेंट है क्या, कोई ऐसा जिसकी फर्स्ट क्लास हो आज। चलो तो ठीक है स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं है ऐसा। एक बार हम रिवाइज करते हैं पूरा, ठीक है। मैंने क्या क्या पढ़ा था चैप्टर एक बार स्टार्टिंग से शॉर्ट में ले रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे जिस क्लास से थे उसी क्लास से इस सीक्वेंस को कंटिन्यू कर लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ाए थे, ठीक है। क्या पढ़ा था, सारे बच्चे साथ में रिवाइज करते जाएंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स से, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल के बाद मैंने आपको थॉमसन पढ़ाया था। एक मिनट, ठीक है, थॉमसन्स मॉडल हमने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ा था बताओ जरा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था, ठीक है। दोनों का मतलब थॉमसन मॉडल और उसकी कमियां, लिमिटेशन, और रदरफोर्ड मॉडल और उसकी कमियां यानी उसकी लिमिटेशन पढ़ ली थी। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, दो थोड़ा सा ट्रैक से हटके बातें थी। एक क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हमने पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पढ़ा था, और इसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो होता था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और एक होता था, एक था प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है, या प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या, अगली माह, अभी आज आपकी फर्स्ट क्लास है, राइट। तो मैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम करा रही हूँ, और इस चैप्टर में मैंने जो पार्ट्स अभी करवा दिए हैं जस्ट उनके एक बार शॉर्ट में रिवीजन ले रही हूँ। तो आप आज की क्लास से कंटिन्यू करोगी, बट प्रीवियस लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो वो लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखोगी तो ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास से आई ट्राई कि आपको चीजें समझ में आए, ओके। अच्छा फिर हमने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कर लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब रेनबो, ठीक है। जिनका भी माइक ऑन है बच्चों बंद करो, इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टार्ट करवाया था बोर्स मॉडल, ठीक है। तो ये भी इस चैप्टर का सीक्वेंस है, जिन जिन बच्चों ने जहां से स्टार्ट किया है वहां से उन्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आज आपको बोर्स मॉडल ही कंटिन्यू करा रही हूँ। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। न्याशा आप लास्ट क्लास में थी, न्याशा आप लास्ट क्लास में थी, क्यों बेटा? मैम वो मिस हो गया था। अच्छा आप कोशिश करो किसी भी बच्चे का को कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है ना। देखो 9th-10th स्टैंडर्ड तक तो क्या होता है कि छोटी बात होती है, सिलेबस बहुत हल्का होता है, लेकिन अब 11th-12th में ना एक भी लेक्चर मिस करते हो आगे की सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, और चैप्टर्स भी 9th-10th के कंपैरिजन में हैवी हैं, ठीक है। तो वो फिर समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए प्लीज आप लोग ट्राई करिए, कोई भी मिस ना करिए। चलिए मैं फिलहाल बोर्स मॉडल आपको फिर से स्टार्ट करवा रही हूँ। इसके पोस्टुलेट मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे, बट वो क्या थे उस पर आते हैं। तो ऐसा है कि एटम की दुनिया में जब रिसर्च चल रहा था कि एटम कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, किस तरह से उस चीजों को हम एक्सप्लोर करते हैं,
तो बोर्स मॉडल एटॉमिक मॉडल की दुनिया में वो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मॉडल है जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दुनिया को दी। बोर्स मॉडल से पहले हमें बहुत ही कम जानकारी थी एटम के बारे में, लेकिन बोर्स मॉडल ने बहुत सारी चीजें हमें एटम के बारे में डाटा वाइज हमें दे दी, जो एक इसकी बहुत बड़ी आप कह सकते हैं अचीवमेंट है। बोर ने क्या क्या बताया, एक बार हम फिर से लेते हैं। बोर्स ने सबसे पहली बात दुनिया को बताई कि बोर ने कहा कि मुझसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे ना, रदरफोर्ड, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे उनकी बात समझ में आई, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और जो उन्होंने बोला उसको मैं एज इट इज अपनी थ्योरी का पहला पॉइंट बनाता हूं। तो बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, तो ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, फिर इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये वाली बात किसने, बोर ने पहले पॉइंट में बोली। फिर दूसरे पॉइंट में बोर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन में इसलिए घूम रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट बाहर की तरफ सेम मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको मैं F1 फोर्स बोल देती हूँ, इसको F2 फोर्स बोल देती हूँ। तो ये जो F1 और F2 होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और साइन भी ऑपोजिट होता है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए दोनों फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक रेडियस पर उसके चारों तरफ बार बार रिपीटेड सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो दूसरी बात इन्होंने ये बोली। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कही कि अब जैसे किसी ने इनसे पूछा कि चलिए बोर साहब, हमें आपकी दो बातें समझ में आ गई, हमें आपकी पहली बात ये समझ में आ गई कि सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। दूसरी बात हमें ये भी समझ में आ गई कि वो सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर दो इक्वल एंड अपोजिंग फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों काउंटर बैलेंस है, उसकी वजह से वो एक पेरिफेरी में घूमता जा रहा है। तीसरी बात अब उन्होंने ये पूछा कि ये बताओ कि ये जो ऑर्बिट है ये कौन सा, मतलब कि इस न्यूक्लियस के अराउंड तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट बन सकते हैं, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, या इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमता है। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की संभावना होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उस इलेक्ट्रॉन का जो MVR है वो n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल होगा एक कांस्टेंट के, जिसको हम बोलते हैं h/2π। और जब n की वैल्यू 1 है तो उसको हम पहला ऑर्बिट बोल देंगे, जब n की वैल्यू 2 है तो दूसरा ऑर्बिट बोल देंगे, n की वैल्यू 3 है तो चौथा ऑर्बिट, जहां पे n की वैल्यू 4 है तो 3 है तो थर्ड ऑर्बिट और 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट। अगर कहीं पर n की वैल्यू 1.2 आती है तो उसको, उस रीजन को ऑर्बिट का नाम नहीं दिया जाए। कहीं पर n की वैल्यू 2.5 आती है, उसे नाम नहीं दिया जाए। कब दिया जाएगा, जब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह के होल नंबर में आएगी। ठीक है, तो इस n का मल्टीपल इंटेग्रल होना चाहिए। कौन होना चाहिए, MVR। MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इसको कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात इसने क्या बताई कि एटम के अराउंड ऑर्बिट कैसे डिसाइड होते हैं। फिर चौथी बात क्या बोली थी कि ये जो ऑर्बिट होते हैं, जैसे ये पहला ऑर्बिट है या दूसरा ऑर्बिट है, तो जो इनकी एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है तो इसके नाम से ऑर्बिट के कई सारे नाम पड़ गए। ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं, और क्या बोलते थे बताओ तो, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। फिक्स वर्ड से टर्म आता है स्टेशनरी, तो इसे हम स्टेशनरी स्टेट, बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी शेल्स, एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्बिट, एनर्जी शेल, इस तरह के कई सारे टर्म्स यहाँ पर
यूज होते हैं। ठीक है, तो चौथी बात क्या, ऑर्बिट के क्या क्या नाम हो गए बच्चों? ऑर्बिट के नाम हो गए शेल, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, तो ये 4 बातें मैंने आपको बता दी। और 5वीं बात इधर दिख रही है, 5वीं बात इन्होंने ये बताई कि जैसे एक एटम में ये इतने सारे ऑर्बिट हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सपोज पहले ऑर्बिट का है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। लेकिन अगर हम इस एटम को सपोज गर्म कर दें, तो गर्म करने पर वो एनर्जी कहाँ जाती है, हीट एनर्जी कहाँ जाती है? उस हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बड़ा पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल होकर के ये कहेगा कि भाई अब मैं हाई एनर्जी का हूं, अपने ये लो एनर्जी को ऑर्बिट को बोलेगा तू तो लो एनर्जी का ऑर्बिट है, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं अब हाई एनर्जी का ऑर्बिट हूँ, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हूँ, हाई एनर्जी का ऑर्बिट में जाके रहूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी हाई एनर्जी का ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर उसका मन नहीं लगता, वो हाई एनर्जी का ऑर्बिट कहता है तू मेरा थोड़ी ना है, मैं नहीं रखूंगा तुझे यहाँ, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन को बड़ा बुरा लगता है, वो अनस्टेबल फील करता है, तो वो फिर से लौट के अपने घर पर आता है, और घर पर आते टाइम जितनी एनर्जी उसने खाई थी उतनी एनर्जी को वापस से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। लेकिन अब की बार कंडीशन क्या होती है, जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो किस फॉर्म में रिलीज होगी बच्चों? लाइट एनर्जी की फॉर्म में, आपको शाइनिंग दिखेगी। ठीक है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में उतनी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि किस तरीके से एटम से हमें लाइट मिलती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम स्विच ऑन करें तो ट्यूबलाइट से हमें लाइट मिल रही है, बल्ब से लाइट मिल रही है। क्यों मिल रही है? वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मिल रही है कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, बल्ब था तो एलिमेंट था, ट्यूब है तो उसमें कोई गैस भरी हुई है, नियॉन बल्ब है, ठीक है, हैलोजन लाइट्स है, इन सब में क्या होता है, गैसेस भरी हुई होती हैं, है ना। हीलियम बल्ब है, इनमें गैसेस भरी होती हैं। तो ये जो गैसेस के एटम्स होते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी की हीट को लेते हैं, लेकर के ऊपर भाग जाते हैं, पर ऊपर वाले ऑर्बिट में उनका मन नहीं लगता, वो अनस्टेबल फील करते हैं। तो उतनी एनर्जी जितनी इलेक्ट्रिसिटी से ली थी उतनी एनर्जी को लाइट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं और फिर से अपने ऑर्बिट अपने घर पे लौट आते हैं। और ये स्टेमुलस फिर से उसको लाइट मिलती है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर मन नहीं लगता, फिर नीचे आते हैं। ये कंटिन्यू बहुत स्पीडली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में स्पीडली चलता रहता है। तो हमें कंटिन्यू वहां से लाइट आती हुई नजर आती है। जैसे स्विच ऑफ करते हैं यहाँ से हीट मिलना बंद हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन चुपचाप बस अपने ही घर में अब चक्कर लगाएगा। समझ गए? तो ये 5 बातें जो है बोहर ने दुनिया के सामने रखी। ठीक है, जो बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, मैं अभी फटाफट से इन 5 बातों को याद करो, ठीक है, इसी टर्म में, और ड्रॉ कर लो। तब तक मैं 1-2 बच्चों से इन बातों को सुनूंगी, उसके बाद आज इसके फॉर्मूलाज पर आने वाले हैं। फोर्थ पार्ट रिपीट करूंगा। अच्छा, हाँ, फोर्थ पार्ट में, एक मिनट बेटा, फोर्थ पार्ट में ये था कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, एनर्जी मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड, फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो अग्रिमा और न्याशा, ये एक बात बताओ, आप दोनों आज की क्लास में हो, लास्ट क्लास में नहीं थे, ये 5 पॉइंट समझ में आए क्या? यस मैम। इनके पोस्टुलेट्स आपको मिल जाएंगे, मैं जो भी लेक्चर आपको भेजूंगी उसमें, ठीक है, जो प्रॉपर मैंने थ्योरी लिखवाई है उस थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन ड्राइंग्स को ड्रॉ कर लो, जल्दी से अपने वर्ड्स में याद करो, तब तक मैं 1-2 बच्चों से सुनती हूँ ये। ठीक है, तो मुदित, मुदित, अरे मुदित कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। हाँ हाँ, अग्रिमा बोलो। क्वेश्चन है मैम, जैसे आपने 5th पॉइंट में बताया कि जैसे लाइट बंद होती है वो अपने वापस और चले जाते हैं, तो हम फिर तुरंत लाइट बंद कैसे हो जाती है? मतलब थोड़ा टाइम लेना चाहिए ना। नहीं बेटा, वो टाइम, हाँ वो टाइम लैग तो होता है, बट हम नहीं पकड़ पाते, वो तो सेकंड में, सेकंड्स के भी कितने 1000वें हिस्से में हमें होता है, तो वो हम नहीं पकड़ पाते। बिल्कुल टाइम लैग तो होगा। ठीक है, हाँ चलो वागीशा, हाँ बोलो। कौन? यस रिदिम, बोलिए। मैम, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार होता रहता है या फिर अगर मैं एक बार ऊपर से आ गया तो बस? देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? हमेशा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। हम वो तो फिक्स्ड होंगे, मतलब एक टाइम के बाद हाँ। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो ऐसे लाइट तो ऐसे फिर टाइम बाद रुक नहीं जानी चाहिए। नहीं, फिर से बोलो, एक टाइम के बाद, कौन से टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा? फिर से बोलो। मतलब आप कह रहे हो ना कि एक बार ऊपर गया फिर वापस आ गया, फिर वो अपने शेल में घूमना शुरू कर देगा। नहीं, अरे भाई देखो, तुमको तुम्हारी मम्मी कहती हैं
देख वहां मत जाना, ठीक है, या चल ये काम मत करना, ये काम गलत है, ठीक है। बहुत सारे कामों के लिए तुम लोग को कहा जाता है, क्या तुम सुनते हो? आज सुन लिया, कल कल वापस वही काम करते हो, फिर अगले दिन भी वही। आज मोबाइल पे गेम मत खेलना, फिर खेलोगे, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी। यही हाल इस इलेक्ट्रॉन का है। ये इसको देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू मिल रही थी, मतलब इसके हाथ में अपना मोबाइल फोन था, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, इसने गलती की ऊपर गया, उसका मन नहीं लगा, वो नीचे आया, फिर उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी मिली, फिर उसने वही गलती की ऊपर गया, फिर वहां से लौट के दुखी होके नीचे आया, फिर एनर्जी खा के फिर गलती की। तो जब तक एनर्जी मिल रही है उसको लालच रहेगा और वो करता रहेगा, ठीक है। वह उतनी बार गलतियां करेगा जब तक कि उसके हाथ में उसका मोबाइल फोन है। तो यही बात है कि तुम्हें पता है वो काम करना अभी गलत है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी आईज खराब हो रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, मना करने के बाद भी तुम फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे। बिल्कुल वही हाल है, ठीक है। कब बंद करेगा? जब इसके हाथ से इसका मोबाइल फोन छीन लिया जाएगा, वो हम स्विच ऑफ कर देंगे, लाइट नहीं मिलेगी, तब जाके चुपचाप बैठेगा अपनी सीट पर और अपना काम करेगा। समझ गए? तो वो कंटिन्यू आता है और सेकंड के कितने हजारवें सौवें जो भी है उसके हिस्से में फिर एनर्जी खा के फिर ऊपर भाग जाता है। इसलिए वो कंटिन्यू ऊपर नीचे भाग रहा होता है और हमें कंटिन्यू एनर्जी मिल रही होती है जब तक स्विच ऑन होता है। ठीक है क्या? क्लियर? हाँ, तो मुदित फटाफट बोलो बेटा, मुझे बोर्ड के पॉस्टुलेट्स अपने वर्ड में बताओ। चलो तब तक मानसी, आप लोग कनेक्टेड हैं ना? अच्छा अस्मी। यस मैम। यस अस्मी, बताओ बेटा फटाफट। इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस लगती हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, जो इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शंस की होती हैं, जिससे वो सेम ऑर्बिट में घूमता रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h/2π होता है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ऑर्बिट्स के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, शेल्स, एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो हायर लेवल में जंप कर जाता है, बट वो अनस्टेबल होने की वजह से वापस नीचे आ जाता है। तो उससे हमें इक्वेशंस मिलती हैं 3। हाँ, वेरी गुड। वागीशा, वागीशा, ओके। सुरभि, Yes, ma'am. यस सुरभि बताओगी? Yes, ma'am. Ma'am, there are two forces, centrifugal and centripetal. They are equal in magnitude but act in opposite directions. Second है जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है n टाइम्स मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट h/2। वेरी गुड। और थर्ड है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड, और उसके ऑर्बिट के अलग अलग नाम है, शेल, स्टेशनरी ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल। और फिफ्थ है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो हायर लेवल पे जंप करता है, पर लेवल होता है तो फिर वो वापस लोअर लेवल पे आ जाता है। वेरी गुड, ठीक है। चलो इन बातों के अलावा, अच्छा ये जो भी मैंने आपको 5 बातें बताई, ये बोर्ड के 5 पोस्टुलेट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट्स जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है ना। इन्हीं बातों को जो मैंने समझाया वर्ड्स में लिख दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है ना, कि बोर्ड पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के फॉर्मूलाज के। तो इन बातों के अलावा बोहर ने कुछ फॉर्मूलाज दिए, उसका भी मैंने लास्ट क्लास में टेबल बनवाया था, ठीक है। अभी एक बार फिर से मैं बनवा देती हूँ, तब तक सारे बच्चे जल्दी से उन्हें रिवाइज कर लो, फिर हम उन सारे फॉर्मूलाज को करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूला दिए थे बोहर ने, स्टार्ट करते हैं। तो एक दिया था कैलकुलेशन ऑफ v यानी वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तीसरा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी भी 3 तरह की थी, काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, अच्छा एनर्जी के बाद एनर्जी चेंज डेल्टा ई या when electron jumps from higher level to lower level या इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अभी जो मैंने फिफ्थ पॉइंट बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है यानी लोअर लेवल से हायर लेवल पे, फिर ऊपर से नीचे जंप करता है, जंप बैक होता है तो हायर टू लोअर। तो दोनों के माइग्रेशन में जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो कुछ एनर्जी खा के जाता है और जब ऊपर से नीचे आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करके नीचे आता है ना। तो वो जो एनर्जी है डेल्टा ई, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 और पांचवा फॉर्मूला ये लेवल दिख रहा है रिवॉल्यूशन, क्या था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर काट लेता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था v/2πr। ठीक है, ये 5 बातें जल्दी से अभी याद करो, जिन पुराने बच्चों को रिवाइज करनी है, बाकी नए बच्चों को याद करनी है। स्टार्ट करवाती मैं। हो गया, चलो किसी से सुना जाए। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट बेटा डेल्टा ई है। डेल यानी डिफरेंस होता है। ठीक है, डेल ई यानी एनर्जी चेंज। डेल ई को मैंने लिख दिया एनर्जी चेंज। कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, किसी भी डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आता जाता है। लिख लिया? नो मैम। अच्छा, चलो आर्यन। अभी नहीं लिखा। अरे ये तो तुमने लास्ट क्लास में लिख लिया था, तुम तो मुझे सुनाओगे अब। ये लास्ट क्लास में लिखवा दिया था, यहाँ पे क्लास छोड़ी थी मैंने। तुम थे ना आर्यन लास्ट क्लास में? यस मैम। फिर वापस क्यों लिख रहे हो? चलो मुझे सुनाओ फटाफट। आर्यन सुनाओ, फटाफट सुनाओ। हम कौन से मैम? यही सारे फॉर्मूलाज? हाँ, सारे फॉर्मूला के हेडिंग्स बताओ फटाफट। मैम एक तो था कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम दूसरा था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मैम एक था कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। मैम उसमें हमारे सारे टाइप्स रहती है, पोटेंशियल होती है मैम, काइनेटिक होती है और मैम टोटल एनर्जी जो होती है। और मैम एक थी एनर्जी चेंज। मैम क्या एनर्जी चेंज? मैम जब मैम हमारा मैम इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल जाता है और मैम एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे आता है। वेरी गुड। और मैम क्या था? मैम एक था लास्ट वाला मैम जो हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मैम जो हमारे पर सेकंड पे होते हैं। हाँ, हमारे नहीं, इलेक्ट्रॉन ये सब इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स के मैम इज इक्वल टू v/2πr। यस, वेरी गुड। अच्छा, किसी एक बच्चे से और सुनती हूँ। अयान। Yes, ma'am. हाँ अयान बताओ बेटा फटाफट। आर्यन अपना बंद करो ये माइक। मैम फर्स्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, सेकंड होता है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, थर्ड होता है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, फिर डेल्टा एनर्जी। उसमें हम आयन डेल्टा ई का क्या मतलब है? एनर्जी चेंज। डेल्टा ई यानी डिफरेंस। यस मैम, उसमें एनर्जी में एलिमेंट मतलब वो जंप, मतलब वो जंप करता है हायर से लोअर में जंप करता है, लोअर से हायर में जंप करता है। अच्छा अच्छा, चलो सारे बच्चों को याद हो गया। फटाफट को शॉर्ट पे कैलकुलेशन बार बार मत बोलो। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी मतलब v,
फिर R फॉर रेडियस, फिर एनर्जी, एनर्जी में काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, ठीक है, डेल्टा E और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, एनर्जी में टोटल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, डेल्टा E और क्या था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। याद हो गया सबको? चलो अब फटाफट वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बोर के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, और बोर्ड मॉडल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहीं से, इन्हीं टॉपिक्स के अब स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब पोस्टुलेट पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये लेवल दिख रहा है, तो मैं इधर लिखती हूँ VELOCITY, वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का सिंबल हो जाएगा V। ठीक है, हम स्मॉल लेटर V इसको लिख देते हैं। तो बच्चों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय N। क्या ये इजीली विजिबल है? मेरा कैमरा ज्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा पास में रख देती हूँ अभी से। ठीक है, V इज डायरेक्टली, अभी सब लिखते जाना, इन सबका मतलब बताऊंगी। ठीक है, समझ में आएगा सबको। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय N। ठीक है, अच्छा, तो ये जो V है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है 2.188 इंटू 10 की पावर 8, और Z बाय N एज इट इज रहेगा, और इसकी यूनिट होती है बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ जी बोलिए मैम, एक बार रिपीट कर दो कि आपने पिछले 2 मिनट से क्या पढ़ाया मैम? वो बेटा मैं रिवाइज ही करवा रही थी, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो तुम्हारा कुछ मिस नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्मूला जो थे ना, वो फॉर्मूला थे, तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है अभी, वेलोसिटी, जस्ट अभी लिखा है। वेलोसिटी का सिंबल है स्मॉल लेटर V, हमने लिख दिया है, कैपिटल भी बना लो, मतलब V चल रहा है, कैपिटल V ना वोल्टेज पोटेंशियल के लिए लिख देते हैं, इसलिए स्मॉल V हम प्रेफर करते हैं लिखना। तो स्मॉल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय N। Z और N का मतलब अभी बताती हूँ, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 2.188 इंटू 10 की पावर 8, और Z बाय N एज इट इज आ गया, नीचे यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो और फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की क्या खास बात है? हाइड्रोजन एटम ऐसा एटम है जिसमें खाली एक ही ऑर्बिट होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो Z होता है बच्चों एटॉमिक नंबर। बताओ जरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक है, और ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट का नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट वो होता है बच्चों N। तो हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है। तो हाइड्रोजन एटम की खास बात ये होती है कि उसका Z भी 1 और N भी 1। तो अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला को हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 2.188 इंटू 10 की पावर, यार मैंने नहीं, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो ये आ जाएगी। देखना मैंने ठीक लिखा क्या? क्योंकि इंटू 1/1 होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो शॉर्टकट में हम ये कहना चाहते हैं कि हाइड्रोजन की वैल्यू ये होती है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, और अगर मैं हाइड्रोजन वाली वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दूं तो देखना जरा, मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है, V इक्वल टू वेलोसिटी इन हाइड्रोजन इनटू Z बाय N, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बहुत ज्यादा यूज आती है फॉर्मूला में, बट कुछ किताबें इसकी जगह ये वाला एक्सप्रेशन भी देती हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 कैसे आया? जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है उन्हें भी ये बातें समझ में आएगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से ये बातें रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जिस बच्चे को जहां पर भी डाउट हो अभी मुझसे हाथों हाथ पूछ ले। मैम, अगर जैसे हमें मतलब हाइड्रोजन से दिया है कि मतलब इस एटम या इसकी वेलोसिटी, इस एलिमेंट की वेलोसिटी हाइड्रोजन से 4 टाइम्स है, तो फिर उसमें मतलब 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 को 4 से मल्टीप्लाई इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, कहने का मतलब इन्होंने कहा कि ये वैल्यू कहां से आई। एक बच्चे ने पूछा मैम आप कांस्टेंट हटा के ये वैल्यू लिख रही हो, ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू यहां से आई। ठीक है, कि इतनी वैल्यू फिक्स है और हर चीज अब इसकी मल्टीपल में चलेगी। कहाँ है पीएच? सही नहीं लिखा मैंने, पीएच कहाँ? VH, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन। इनका मतलब लिख देती हूँ, Z यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, ठीक है,
n यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। v इज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और vh है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम के अंदर उसका इकलौता इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से भाग रहा है वो है, तो वो फिक्स है। और दुनिया के हर एटम में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसी के मल्टीपल में दी जाती है। कितना मल्टीपल? z/n टाइम मल्टीपल। मैम ये कांस्टेंट कौन सा है, इसको क्या करेंगे, कौन सा? नहीं, बस ये जस्ट कांस्टेंट ही कहते हैं, ऐसा इसका कोई नाम नहीं है, बस कांस्टेंट बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया 2.18 into 10 की पावर 8। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? हमें कांस्टेंट पता कैसे चला? हाँ भाई, ये कांस्टेंट पता करने के लिए बोर को बहुत मेहनत करनी पड़ी। बोर और उनके जो भी कोवर्कर्स थे, ठीक है, तो उनका जो पूरा रिसर्च था वो हाइड्रोजन एटम पर था, और हाइड्रोजन एटम से उन्होंने चीजों को रिलेट किया। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हम उनके पूरे रिसर्च का डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो खाली जो उन्होंने लास्ट में क्रीम दे दी, कंक्लूजन दे दिया, बस वो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो उनके जो भी रिसर्च से जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस थे प्रैक्टिकल, उनसे जो बातें पता चली वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको सीधे ही सी पर ही आ जाना है। ठीक है, मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछे बड़ा ही गहरा क्वेश्चन है, कहाँ से आया तो ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, कहने का मतलब। ठीक है ना, लेकिन रिलेट कहाँ से हुआ, मतलब उसका रास्ता क्या होगा कैलकुलेशन का। उन्होंने पहले हाइड्रोजन पे उनका रिसर्च था। क्यों था हाइड्रोजन पे रिसर्च? क्योंकि हाइड्रोजन दुनिया का सबसे सुलझा हुआ, सबसे छोटा एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी स्टडी सबसे आसान है। बाकी जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग होने लगती है, एटम भारी होने लगते, हैवी होने लगते, तो उनमें कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाती है। तो बाकी एटम्स को उससे इस तरह से रिलेट किया गया। ठीक, अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। पहले देख लो एक बार बोर्ड पर, यहां पर V है, यहां पर Z है, यहां पर N है, तो इसको ऐसे रीड करो तो बन गया विजन। विजन, VISION जो हम इंग्लिश में बोलते हैं विजन, तो VZN विजन बन गया। ठीक है, ये वाला वर्ड इसके लिए प्रोनाउंस कर सकते हो। तो विजन से आपको फॉर्मूला याद रहेगा, V is directly proportional to Z/N। ठीक है, अच्छा, फिर 2.188, ये तो भैया रटना ही है ना, ये तो याद ही करनी है। तो 2.188 और इसका जो लास्ट वाला 8 वाला नंबर है वो 10 की पावर में चला गया। ठीक है, तो वो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो विजन और 2.188 इंटू 10 की पावर 8। तो जल्दी से मुझे ये वाला फॉर्मूला याद करके बता दो, क्योंकि ये इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। विजन से Z और N का सीक्वेंस याद हो गया, और नंबर याद करना है 2.188 10 की पावर 8। अभी फटाफट। और एक चीज देखो, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे गौर करना जरा। 10 की पावर 2 होता है 100, 10 की पावर 3 1000। तो अब आप समझ गए होंगे 10 की पावर 8 आगे की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है एटम के ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो क्या हम बोलते हैं बहुत ज्यादा स्पीड है, अच्छी खासी? क्यों भाई, 11th क्लास है ना। तो ये फॉर्मूला याद हुआ। चलो दो बच्चों से सुनते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सौमिष्ठा, सौमिष्ठा यस मैम, बताओगी वेलोसिटी का फॉर्मूला? 2.188 into 10 to the power 8 into Z/N सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, और अंशुल मित्तल? अंशुल, अच्छा कोई बात नहीं। रियांश? यस मैम। ओके, अंशुल याद कर लो, कोई बात नहीं। आज तुम्हारे माइक को क्या हो गया? लास्ट टाइम तो ठीक था। रियांश बोलो फटाफट, फॉर्मूला बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2.188 10 to the power 8 into Z/N। हाँ, Z/N यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सेंटीमीटर पर सेकेंड। और नीचे हाइड्रोजन वाली कहानी समझ में आ गई बच्चों? हाइड्रोजन के लिए Z भी 1 होता है, N भी 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला हम रहते हैं रेडियस का, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वो ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, घूम रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का उन्होंने फॉर्मूला दिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय Z, ठीक है। n वही है जो सामने लिखा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। Z यहाँ पर लिख रहा है ना, Z है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, n स्क्वायर बाय Z, ठीक है। और इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये आता है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय Z, और इसकी यूनिट होती है आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं अभी इसकी वैल्यू आपको दे दूंगी, यूनिट कन्वर्जन मैंने एक बार लिखवा चुकी हूँ, एक बार मैं आज और लिखवाऊंगी, इस पे भी काम आएंगे अभी, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम या आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों ही इसको प्रोनाउंस हम करते हैं, ANG मैं लिख देती हूँ, ठीक है। A के ऊपर डिग्री, एंग ANGSTROM या ARM ये भी लिखते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग या आर्मस्ट्रॉन्ग, दोनों तरह से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। यूनिट कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा वेट करो, फॉर्मूला लिख ले, फिर एक साथ लिखवाती हूँ। और सेम कहानी, अगर मैं इस कहानी को हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करूं तो मुझे पता है हाइड्रोजन का N भी 1 होता है, Z भी 1 होता है, तो जो रेडियस की वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगी, वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं फॉर्मूला में इसको पुट करूं तो मेरे पास बन जाता है R इक्वल्स टू RH इंटू n स्क्वायर बाय Z। इट इज द सेकंड एक्सप्रेशन गिवन इन द बुक्स, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमारे ज्यादा काम का है क्योंकि वो न्यूमेरिकली एप्लीकेबल है। हम ये तो डिराइव्ड है ना फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल, मतलब ये डिराइव्ड है, सही बात है, ठीक है। इसका जो इसके डेरिवेशन भी हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन फिजिक्स में तुम करोगे, 12th में है वो, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में। और पहले तो केमिस्ट्री में भी कराते थे लेकिन अब नहीं कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रही हूँ, जरूरत नहीं है। चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा है, काफी हैवी है, बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी बाकी है, तो हम आउट ऑफ दी ट्रैक नहीं जाएंगे। जहां जरूरत होगी वहां मैं बता दूंगी, ठीक है। तो वो चीज जो आपसे नहीं पूछी जाती उस चीज पे हम भी अपना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें करनी है अभी और बहुत सारी नई नई चीजें हैं, है ना, तो वो टाइम लेगी। ये याद हो गया तो फटाफट से आर का रिलेशन, इसमें अब कोई ट्रिक नहीं है भाई। जेड वहां पे विजन का उल्टा सोच लो, ठीक है, कि इसमें जो ऑर्डर है वहां पे विजन था VZ/N था, तो इसमें N/Z की फॉर्म में होगा और वहां पे N स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको इमेजिन कर लो और ये वैल्यू को याद कर लिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। हो गया याद? सुनती हूँ दो लोगों से। करण? हाँ हाँ, खुशी कर, हाँ मैम जब हम इस को सॉल्व करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड इक्वेशन के क्वेश्चन, हमें इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग की जो मतलब जो भी गिवन होगा उसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। हाँ, वो क्वेश्चन की जरूरत पे डिपेंड करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मीटर्स पर सेकंड में मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी, ठीक है। यस करण, बोलो बेटा, रेडियस का रिलेशन और फॉर्मूला। मैम रेडियस का फॉर्मूला? हाँ रेडियस। मैम कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला या दोनों? ये वाला इक्वेशन 1 और उसके ऊपर वाला रिलेशन, ये दोनों अभी याद करने, याद कर लो पहले। कौशिक की, तब तक किसी और से सुनते हैं। यस मैम। हाँ कौशिक की, बताओगे? मैम रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, वेलोसिटी का भी बता दो कौशिक की। मैम वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z बाय n। 10, वेरी नाइस। हाँ मैम। हाँ सिद्धार्थ बोलो। मैम एक बार आप ये सेकंड फॉर्मूला रिपीट कर दोगे, वो लाइट चली गई थी।
हाँ, नीचे वाला कह रहे हैं इसमें ना वही हाइड्रोजन के लिए हमने n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 किया, तो RH की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गई। इसको हमने पुट किया तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूला से R आ गया, कांस्टेंट की जगह RH आ रही रेडियस इन हाइड्रोजन एटम और n²/z एज इट इज आ गया। ठीक है, इसमें हमने n²/z क्यों किया? ये तो एज इट इज है ना, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z है, तो n²/z तो हर जगह चलेगा। जो कांस्टेंट था, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसकी जगह बस हमने RH लिख दिया है। और मैम ये a/0 मैम ये क्या है? फिर से बोलो, ये वाली चीज बोल रहे हो मैम? ये ऊपर n²/z। अच्छा, ओके, आप इसमें भी नहीं थे, ये यूनिट है आर्मस्ट्रॉन्ग। ए के ऊपर डिग्री है, इसको हम या तो ANG एंगस्ट्रॉम बोलेंगे या आर्मस्ट्रॉन्ग बोलेंगे, दोनों ही प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह ना लीटर के मतलब यूनिट्स होती है डिफरेंट उसकी, तो वैसे ही ये भी इसकी यूनिट है, किसकी, रेडियस की, डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, 10⁻⁻12। हाँ, बता, मैं लिख देती हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। हाँ, बस मीटर डिस्टेंस की यूनिट है ना, तो मीटर्स, ये यूनिट कन्वर्जन होता है मीटर। ठीक है क्या? हाँ, तो मुझे किसी एक से और सुनना है। लक्ष्य? यस मैम। यस लक्ष्य, बता दो फटाफट रेडियस का। मैम रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 into n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मिटा दूं? लिख लिया सबने ये? मैं मिटा रही हूँ अब। ठीक है, किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैं मिटा देती हूँ। चलिए, थर्ड फॉर्मूला इज एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी के बारे में बताती हूँ। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एनर्जी बच्चों एनर्जी टोटल है। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी टोटल हमेशा लिखने की जरूरत नहीं होती, इट इज एनर्जी टोटल बेसिकली। माइनस में z²/n²। आप यहाँ पे प्लीज मैथमेटिक्स अप्लाई ना करें कि मैम ये माइनस है, हम इसको रेसिप्रोकेट करके प्लस कर दे, प्लस n²/z², ये नहीं करना है। माइनस किसी और वजह से है और z/n वाला जो सीक्वेंस है किसी और वजह से। ओके, मतलब माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, आप उसको नहीं हटा सकते। E इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, 2.188 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z²/n² जूल पर सेकेंड। ये इसकी एनर्जी है। ठीक है, वैल्यू वही है, 10 की पावर पे गौर करना, 10⁻⁻18। वो वैल्यू आसपास की है, मैंने राउंड ऑफ करके वो वैल्यू दे दी आपको, जो आपके लिए याद करना भी आसान होगा और आपको ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करेगी वो। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे बहुत जरूरी है। फिर बता रही हूँ ये एनर्जी टोटल की बात हो रही है। और अगेन अब हाइड्रोजन के लिए खुद बना लो। हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है जिसका Z भी1 N भी1, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो E टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की इक्वल हो जाएगा इंटू z²/n²। ठीक है, क्या हम ये बोल दें, यानी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस 2.188 इंटू 10⁻⁻18 होती है। इट इज इक्वेशन नंबर 2, इट इज इक्वेशन नंबर 1। मैम ये जो ये वाला कांस्टेंट है वो वेलोसिटी वाला दोनों अलग है? 10 की पावर देख लो, आगे का नंबर सेम है। आगे का नंबर में सेकंड थर्ड डिजिट पे थोड़ा वेरिएशन था, मैंने राउंड ऑफ करके एक जैसी मैं ले आई इसको। ठीक है, 2.18 सब में होता है। 10 की वहां पे 10 की पावर 8 थी, यहाँ पे 10 की पावर -18 है। वहां पे प्लस थी वेलोसिटी, एनर्जी माइनस में है। एनर्जी समझ गए, बहुत कम है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी बहुत कम। ठीक है, 10 की पावर -18, यूनिट पे गौर करना, जूल पर सेकंड है और विजन वाला ही सीक्वेंस है स्क्वायर के साथ, तो ये भी याद हो जाएगा। एनर्जी और वेलोसिटी दोनों का सीक्वेंस सेम है ना, बस उसमें खाली स्क्वायर का डिफरेंस है। लिख लो और फटाफट। ठीक है,
मैम हाँ यस सिद्धार्थ बोलो। मैम एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, फर्स्ट वाला सेकंड वाला बताओ जरा। फर्स्ट वाला सबसे पहले एनर्जी का रिलेशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस में z² अपॉन n²। ठीक है, माइनस का साइन लगाना है, क्यों लगाना है उसका रीजन बताऊंगी। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन से बनता है वो बताऊंगी इसका रीजन। तो z² अपॉन n², याद करिए विजन का जो सीक्वेंस था सेम सीक्वेंस है, बस यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, माइनस का साइन इसके आगे आ गया। 2.188 सेम वैल्यू एज इन वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला था, 10 की पावर डिफरेंट है, 10 की पावर -18, तो वहां से 8 नंबर तो ऐसे याद कर लो वेलोसिटी में चला गया, और ये जो 18 वाला नंबर है माइनस बन के एनर्जी में आ गया। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों को लिंक कर सकते हो। और z² अपॉन n², फिर हाइड्रोजन के लिए अप्लाई किया और इस कांस्टेंट वैल्यू को माइनस के साइन के साथ हाइड्रोजन की एनर्जी को। ठीक है, समझ में आ गया क्या? हाँ चलो, रिदम अच्छा, मंशा है यहाँ? आज मंशा नहीं है? मंशा, चलो रोशनी। यस मैम। हाँ रोशनी बताओगी एनर्जी का? Yes, ma'am. Energy equals to minus 2.188 into 10 to the power minus 18 into z² upon n² joule per second. हाँ, वेरी गुड। न्याशा? Yes, ma'am. हाँ न्याशा बताओ। Minus 2.188 into 10 raised to power minus 18 into z² minus n² joule per second. यस, तो ये सबको याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी में मैंने आपको और क्या बताया था, जरा देख के बताओ तो। ये एनर्जी टोटल एनर्जी, इसमें मैंने दो एनर्जी का आपको और जिक्र किया था। यस, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें ना आपको मैं कुछ रिलेशन दे रही हूँ, वो एज इट इज करने उनका, उसके अभी हम उस पर नहीं जाएंगे डेरिवेशन पे, वैसे उनका डेरिवेशन होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसमें नहीं जाना। तो ये रिलेशन है, जो एनर्जी टोटल होती है ना बच्चों, वो ऑपोजिट साइन के साथ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। या एक मिनट, हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म, एक मिनट। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखती हूँ KE, वो माइनस ऑफ E टोटल की इक्वल है। ठीक है, यानी सेम मैग्नीट्यूड है, खाली जो भी आंसर है उसका साइन बदल देना, उल्टा कर देना। माइनस का साइन है तो प्लस कर देना, प्लस का हो तो माइनस का साइन कर देना। ठीक है, और फिर सेकंड आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जरा इस पर आते हैं। तो मैं इसका रिलेशन लिख देती हूँ। तो E टोटल होता है ना, माइनस का हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला ET मतलब E टोटल, यहाँ पर भी ET यानी E टोटल माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2। अच्छा, एनर्जी की जो 3 4, ठीक है, ये एनर्जी के दोनों फॉर्म्स हो गए। इनको बस एज इट इज आपको याद करना है। ये वाली जो रिलेशन है, ये जनरली एनसीईआरटी में इन दोनों पर, बाकी सब पे पूछा है, इन दोनों पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है आप लोग के कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे केमिस्ट्री के लिए मैम बुक
चाहिए थी मैम। एक्चुअली वो केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है मैम उसमें तक क्लियर नहीं दे रखा जितना हाँ, कुछ ये तो है। एनसीईआरटी से मतलब एकदम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। मैंने एक बात आपको बताई थी इसके लिए, ये एनसीईआरटी लेवल और जो आपका आप पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, ये बताओ। मैम पीसीएम के हो ना, तो आप है ना दिनेश की बुक ले सकते हो। ठीक है, दिनेश ऑब्जेक्टिव जो है वो एनसीईआरटी लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो इससे रिलेटेड जेईई मेंस लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो डील करती है। ठीक है, और एनसीईआरटी के सोल्यूशन के लिए आप एक बुक में आपको और सजेस्ट करूंगी, दिनेश सब्जेक्टिव भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। एक तो एनसीईआरटी है, ये तो लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमें करने हैं। एनसीईआरटी सोल्यूशन और इस लेवल के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए दिनेश सब्जेक्टिव ये बुक आप ले सकते हो, और एक दिनेश ऑब्जेक्टिव। दिनेश ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो आपके जेईई वाला पार्ट है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, और जो सीबीएसई वाला पार्ट है उसके लिए ये वाले बुक दिनेश सब्जेक्टिव ले सकते हो। दिनेश की जगह आप प्रदीप भी ले सकते हो, कंपेनियन भी आती है और भी टुगेदर विद आती हैं, है ना। यहाँ पे तो आप कई सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। टुगेदर विद देख लो, वो भी अच्छी है। ठीक है, कंपेनियन भी अच्छी है, मैंने सुनी है, ये एक दो बच्चों की देखी है मैंने, है ना। तो आप ऐसी जो भी आपको रीजनेबल लगे, मतलब इनके अंदर अगर आपको प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन लग रहा हो, इन बुक्स में आप मल्टीपल इनका देख लेना, मैं नेम्स लिख दूं इनके, है ना। एक तो प्रदीप, एक दिनेश, ये सब्जेक्टिव है बच्चों। ठीक है, ये सब्जेक्टिव वाली की बात कर रही हूँ। एक कंपेनियन, एक टुगेदर विद, ये सब कंपैरेबल है और इन सब का जो मेन पर्पस है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके आसपास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का है। तो ये सब कंपैरेबल है, इनमें तो आप इनके चाहे प्राइजेस देख लेना और जिसमें जो रीजनेबल लगे वो ले लेना, क्योंकि इन सबसे सेम पर्पस आपको सॉल्व होने वाला है। ठीक है, और जेईई के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी लेवल से रिलेटेड है वो दिनेश ऑब्जेक्टिव में आपको सजेस्ट करूँ। हाँ, लक्ष्मी सिंह सही है। हाँ, फिर से बोलो। हम लक्ष्मी सिंह ही लेते हैं। लक्ष्मी सिंह नहीं, तुम्हारे पास लक्ष्मी सिंह की? लक्ष्मी सिंह मुझे पहली बार तो पता नहीं कि 11th स्टैंडर्ड में आती है कि नहीं, मतलब उसको मैंने कभी यूज नहीं किया। ठीक है, और भी कई सारे पब्लिकेशंस आते हैं, लक्ष्मी सिंह 10th तक तो होती है, लेकिन 11th 12th में तो आई थिंक नहीं है। मैम है, अगर है तो मैंने नहीं देखी है ना, मतलब कभी उसको मुझे देखने का मौका नहीं मिला, तो लक्ष्मी सिंह का मैं अभी बता नहीं सकती कि कैसा है वो। ओके, ठीक है, अगर आपके पास है। हाँ बोलो। अच्छा जी, एक मिनट बस मेरी बात पूरी कर दूं। ठीक है, अगर आपके पास लक्ष्मी सिंह है तो आप एक बार उसे पढ़ो। ठीक है, लक्ष्मी सिंह का जो 9th 10th में जो मेरा रहा है अनुभव, वो ये रहा है कि उसमें ना बच्चों के पर्पस से कम और टीचर्स के रेफरेंस के पर्पस से ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, आप लोग के लिए प्रैक्टिस पार्ट चाहिए, आप लोग को थ्योरी नहीं चाहिए। थ्योरी तो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, उतना मोर देन सफिशिएंट है, मैं कम नहीं करा रही, मैं हायर पार्ट पर ही तुम्हें थ्योरी कराऊंगी। ठीक है, कि तुम्हारा कंपटीशन वाला भी इसमें सॉल्व हो जाए और तुम्हारा सीबीएसई वाला भी। तो थ्योरी में कोई कमी नहीं है, तो थ्योरी की बुक्स मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी। लक्ष्मी सिंह थ्योरेटिकल अप्रोच पर ज्यादा बेस्ड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस वाली बुक लेनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां मैम आई हैव वाइलीज बुक ऑफ 11th स्टैंडर्ड। वाइलीज भी शायद ठीक है। वाइलीज मैंने एक बार 2-3 साल पहले थोड़ा देखी थी एक बच्चे की, इतना मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो वाइलीज भी ठीक है। विपुल मेहता। ओके, मैं एक बार फिर तुम्हें या तो वाइलीज का देख के बताऊंगी। ठीक है, हो सकता है मेरे पास कोई बुक रखी हो, है ना, तो मैं देख के बताऊंगी। वाइलीज बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने यूज नहीं की है, तो उसका मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। ओके मैम। ठीक है, अपना नेम बताओ। वाइलीज किसके पास है? वागिशा। वागिशा, मैं तुम्हें क्लास के बाद में तुमसे कुछ कहूंगी, उसके मुझे जरा फोटो खींच के भेजना वाइलीज की 1-2 पेजेस के। ओके मैम, ठीक है ना। हाँ चलो, अब हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर फॉर्मूला टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है? ई टोटल इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या समझ गए?
तो ये बस ये इन रिलेशंस को आपको एज इट इज याद कर लेना है। तो मैंने आपको कहाँ तक करा दी, मैंने आपको वेलोसिटी करा दी, रेडियस करा दी, एनर्जी करा दी, और एनर्जी के तीनों फॉर्म्स आ गए। अब आते हैं, मिटा दो इसे, एनर्जी चेंज पर। तब जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भाग रहा होता है एनर्जी खा करके, ठीक है। तो डेल्टा ई, फॉर्मूला नंबर 4 पर आते हैं। डेल्टा ई, डेल्टा ई, क्या मैं डेल्टा ई को ये लिख दूं एनर्जी चेंज? क्या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ एनर्जी एब्जॉर्ब? क्या मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ एनर्जी रिलीज? यस मैम। ठीक है, एनर्जी रिलीज और एनर्जी एमिटेड। तो जब आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट दिस, तो ये मल्टीपल टर्म्स यूज किए जा सकते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट एनर्जी एब्जॉर्ब, कैलकुलेट एनर्जी एमिटेड, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज। समझ गए? तो ये मल्टीपल टर्म्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। चलिए, तो सपोज ऐसा था कि चलो यहाँ पे बनाते हैं, उधर लिख देंगे, है ना, यहाँ पे जगह कम है। ये एक एटम था, ठीक है, और इसमें मल्टीपल ऑर्बिट से ये ऑर्बिट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और उसके आगे और कितने भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे बैठा था, एनर्जी खा के सपोज वो गया फोर्थ पर, तो है ना, फर्स्ट और फोर्थ के बीच का माइग्रेशन था, तो फर्स्ट वाले की एनर्जी को बोल दीजिए E1 और लास्ट फोर्थ नंबर की एनर्जी को बोल दीजिए E2। मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि E1 E2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट नहीं है, E1 E2 का मतलब नीचे वाला लोअर लेवल और 2 यानी बड़ा लेवल है, ठीक है। तो E1 E2 के बीच में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया, फर्स्ट टू फोर्थ, फोर्थ टू फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे डेल्टा ई निकालना है। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन आ जाता है, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। पहले बताओ क्या मैं ऐसा लिख दूंगी? देखो जरा, यस मैम। ठीक है, दोनों लेवल का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा हायर टू लोअर लेवल ही देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसका वो वाला फॉर्मूला E2 का फॉर्मूला क्या होता था, तो आप लिखेंगे -2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। एन यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस फिर से -2.188 इंटू 10⁸ इंटू, नहीं सॉरी, मैंने एनर्जी के बुक डाटा गलत लिखा, देखो किसी ने नहीं बताया मुझे, -18 है ना, -18 होगा ना, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब की बार n1, मतलब n इज वेरिएबल और बाकी जो चीजें हैं वो सब क्या है, वो सब फिक्स है, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर कॉमन चीजों को, और लास्ट में यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर सेकेंड। अरे एक मिनट, एनर्जी की यूनिट मैंने क्या बोली, जूल पर सेकेंड ही बच्चों, जूल करो, सॉरी, एनर्जी की यूनिट जूल करना, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, वहां पे जूल पर सेकंड लिखवा दिया मैंने, जूल करो इसको, ठीक है। पर सेकंड क्यों आ जाएगा इसमें, बोलते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि क्या बोल गई, ठीक है। तो -2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है, देखना मैंने ठीक किया क्या, जो मैग्नीट्यूड है न्यूमरल, 10⁻⁻18, बिल्कुल है ना, 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, और इनके यूनिट भी यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यूनिट लास्ट में लिखेंगे वरना अजीब लगेगा, -1/n2 का स्क्वायर माइनस माइनस +1/n1 का स्क्वायर। देखना बच्चों ब्रैकेट में यही रहा क्या, और आगे यूनिट जूल्स में आ गई। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, -2.188, नहीं, अच्छा माइनस का साइन, एक मिनट, यहां से माइनस हटा दूं क्या, क्यों, क्योंकि मैंने अंदर माइनस यहाँ यूज कर लिया, तो मैग्नीट्यूड में तो माइनस आया नहीं, 2.188 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर जूल्स। देख रहा, ये डेल्टा ई का फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर क्या बोले, चलो इक्वेशन नंबर छोड़ो, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, डेल्टा ई का। आगे पूरा लिखना है क्या, ड्राइंग बना के? तो ये तो डेरिवेशन हो गया, ये मेन फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया, तो इसका ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिखो इसको और जल्दी से याद करो।
मैम हाँ बोलो। मैम जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसमें जो n1 और n2 है वो उस ऑर्बिट का नंबर है या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है? n1 है लोअर ऑर्बिट और n2 है हायर ऑर्बिट। मतलब अगर सपोज इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट का होता और वो सेकंड से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा होता तो n मतलब सेकंड इज छोटा नंबर तो उसको n1 का नाम देते, और 5 इज बड़ा नंबर तो उसको n2 का नाम देते, हायर लेवल का नाम देते। तो n1 n2 लोअर और हायर लेवल है। एक और बात सुन लो, इलेक्ट्रॉन चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, छोटे नंबर को हमेशा n1 ही देना है, बड़े नंबर को n2 ही देना है। जो मैंने कहा समझ में आया? सपोज इलेक्ट्रॉन 6 से जंप करके 3 पर आ रहा है तो 6 बड़ा नंबर है तो उसे n2 का नाम दीजिए, 3 छोटा नंबर है तो उसे n1 का, है ना। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है 6 से 3 पर, ठीक है, तो 6 को n2 और 3 को n1। सपोज इलेक्ट्रॉन 2 नंबर के ऑर्बिट से 7 नंबर के ऑर्बिट पर जंप कर रहा है, बताओ कौन n1 कौन n2? 2n1 7n2 मैम 2n1 7n2। ठीक है, सपोज कि ये 3 नंबर के ऑर्बिट से 1 नंबर के ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, बताओ कौन n1 कौन n2? 1n1 2 3n2। ठीक है, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए, चाहे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपके न्यूमेरिकल में जो छोटा डाटा है उसको हमेशा n1 दीजिए, जो बड़ा डाटा है उसको हमेशा n2 दीजिए। क्यों दीजिए? आप कहोगे कि मैम डायरेक्शन तो उल्टी है। हमें यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो डेल्टा ई से मतलब है। ठीक है, डेल्टा ई यानी कि डिफरेंस। ठीक है, फिर चाहे नीचे से ऊपर जाने का हो या ऊपर से नीचे आने का हो। ठीक है, ठीक है, आपके पास नेगेटिव में आएगा नहीं, डेल्टा ई हमेशा डिफरेंस है तो पॉजिटिव में ही आएगा। देखो यहाँ कहीं मैं नेगेटिव साइड नहीं, डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे, किसी ने आपको 100 रुपए दिए या आपसे 100 रुपए ले लिए, तो कहा ये जाएगा 100 रुपए का एक्सचेंज हुआ। ये बात और है कि कभी आप लुट गए या कभी आप प्रॉफिट में रहे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 100 रुपए दिए गए या 100 रुपए लिए गए, तो वो जो दिए लिए गए जो ट्रांजैक्शन हुआ वो उससे हमें मतलब है, डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं। समझ गए? तो हमें डेल्टा ई चाहिए, तो चाहे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए नीचे से ऊपर आए, तो बस हमें n1 n2 की वैल्यू छोटे बड़े नंबर की 1 2 रखनी है, और डेल्टा ई डिफरेंस है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। ठीक है, मैम मतलब डेल्टा ई हमेशा पॉजिटिव होगा? बिल्कुल। ओके, ठीक है, आप एक चीज सोचो, आप -10 से -1 पे जा रही हो, डिफरेंस कितना? आप -10 से -1 पे जा रही हो स्केल में, डिफरेंस कितना? -9 का क्यों होगा डिफरेंस? डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, सिर्फ 9 बोलोगी। समझ गई? ठीक है, माइनस नहीं बोलोगी, ओनली 9, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बच्चों एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब भी हो गया। ठीक है, 8वां फॉर्मूला क्या था? बताओ तो तेरा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, इसको कुछ बुक्स ऐसा हाँ v/2 इसको ऐसा साइन गामा भी लिखते हैं इसको। ठीक है, कुछ बुक्स में गामा लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखो चाहे ना लिखो, इसको मेन फॉर्मूला होता है v/2πr। वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला है, रेडियस का अपना फॉर्मूला है, उनके फॉर्मूला से वैल्यू आती है। यहाँ पे रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर काट रहा है 1 सेकंड में उस ऑर्बिट के, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये सारे फॉर्मूला पे नजर डालो, मैं पहले सुनूंगी। ठीक है, चलो सुनाना स्टार्ट करते हैं। तो उत्कर्ष वेलोसिटी का बोलो, उत्कर्ष वेलोसिटी का बोलो। अच्छा, तब तक अग्रिमा
हाँ उत्कर्ष, अगर आप बोल रहे तो बोलिए बेटा, बोलिए। अग्रिमा रुक जाओ। यस उत्कर्ष। यस मैम। उत्कर्ष वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। मैम 2.188 into 10 to the power 8 into z² upon n²। अरे क्या है, v का एक ट्रिक नहीं बताया था? सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे नहीं रे, z और n गड़बड़ बोला है। विजन था अपॉन n, z/n। हाँ, z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। लक्ष्य? यस मैम। यस मैम। रेडियस? मैम रेडियस 0.529 into n² upon z आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ। देन अयान, टोटल एनर्जी? अयान फटाफट, टोटल एनर्जी। ओके, रियांश? यस मैम। टोटल एनर्जी? माइनस 2.188 into 10 to the power minus 18 into z² upon n²। हाँ। यूनिट? जूल्स। हाँ। समिष्ठा? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। अभी एनर्जी चेंज बताओ। अरे ये भाग गया, अब देखो सब भागने लग गए। अभी नहीं है। खुशी? यस मैम। हाँ खुशी, डेल्टा ई बताओगी? मैम एनर्जी चेंज इज डेल्टा ई एंड इट इज 2 into 1 into 10⁻⁻18 into z²। ठीक है, तो आज हाँ ठीक है। ओके खुशी, चलो बच्चों अब ऐसा है कि आज का इतना ही था। ये याद कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक बार आप कंफर्टेबल जोन में याद करके आ जाते हो तो फिर चीजें जल्दी जल्दी पकड़ते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स और जो दूसरा इसका नेक्स्ट टॉपिक, अभी कुछ फॉर्मूलाज और बच रहे हैं, 5 के अलावा कुछ फॉर्मूलाज और हैं, वो फॉर्मूला हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का पढ़ के आएंगे। और जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो मैं उनके लेक्चर का लिंक भेजूंगी, उन्हें वो लेक्चर देखना है। हाँ चलिए मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। हम लोग बोर्स मॉडल के आगे फॉर्मूला के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्स मॉडल ने उन 5 फॉर्मूलाज के बाद हमें दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हेडिंग मैंने जरा ऊपर लिखी है, कैमरा मैंने आगे कर दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसने क्या बताने की कोशिश की, सपोज एक सैंपल ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को भर दिया। अब एक हाइड्रोजन एटम को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, उसके पहले ऑर्बिट में उससे एक इकलौता जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहा होता है, घूम रहा होता है। ठीक है, और बाकी के आगे के इनफाइनाइट ऑर्बिट खाली रखे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़ा सा क्लासरूम हो, बहुत सारी रोज में चेयर्स हो और बस खाली पहली रो में एक बच्चा बैठा हो। न्यूक्लियस टीचर है, पहली रो में एक बच्चा बैठा हो, बाकी का पूरा क्लासरूम खाली हो। ठीक है, इस तरह का हाइड्रोजन एटम का सीन होता है। अब क्या था, हाइड्रोजन एटम को कहीं से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीटिंग, जो भी एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं ऊपर चला गया। ठीक है, कहीं ऊपर का मतलब ये नहीं है कि वो एटम की बाउंड्री से बाहर निकल जाए। हम ये फिनोमिना तभी स्टडी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही रहे, ठीक है, उसके बस किसी हायर ऑर्बिट पर चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो एनर्जी खा के गया था, अब उसको वापस नीचे आना था। तो नीचे आते हुए बोहर ने ये बताया कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधे ही अपने घर पे जंप कर जाए। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर जंप करे फिर इधर आए, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जंप करे फिर इधर आए, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करने के बाद पहले ऐसे जंप करे फिर ऐसे आए, या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले यहाँ जंप करे फिर ऐसे करके आए फिर ऐसे करके आए, या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर आए और फिर डायरेक्टली एंड सो ऑन। ये कहानी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे बड़े से स्टेडियम में बहुत सारी जो है सीढ़ियां होती हैं, है ना, और सीढ़ियों पे एक बच्चा खेल रहा है तो पहले वो ऊपर चढ़ता है फिर ऊपर जाता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है तो पहले 2 सीढ़ी जंप करके नीचे आता है, कभी 1 सीढ़ी जंप करके
नीचे आता है, फिर कभी 3 सीढ़ी जंप करके नीचे आता है। तो उसी बच्चे की तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है खेलता कूदता नीचे आ सकता है। यानी नंबर ऑफ संभावनाएं, चांसेस हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, और हर स्टेप पर कुछ कुछ एनर्जी निकलेगी। या मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो हर डिस्टेंस, हर स्टेप पर डिस्टेंस अलग है। क्योंकि डिस्टेंस अलग है तो हर स्टेप का कलर भी अलग होगा। हर स्टेप का कलर भी अलग होगा। इस डिस्टेंस का कलर अलग होगा, इसका डिस्टेंस का कलर अलग होगा, इस डिस्टेंस का अलग होगा, इस डिस्टेंस का अलग होगा, इसका अलग होगा। अब आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, वो या तो एक बार, 2 बार, 3 बार 2-3 कलर निकालेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हम सैंपल भर रहे हैं उसमें तो हम लाखों एटम भर रहे हैं। उन लाखों एटम में किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सीधा जंप कर रहा होगा, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न से जंप कर रहा होगा, किसी एटम में इस पैटर्न से जंप कर रहा होगा, किसी एटम में इस पैटर्न से जंप कर रहा होगा। तो यानी अलग अलग एटम में वो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन नाम का बच्चा कूदता हुआ नीचे आ रहा होगा। ठीक है, और जहां पे अलग अलग डिस्टेंस पर, एक मिनट बेटा मैं अभी आती हूँ आपकी बात पर, अलग अलग डिस्टेंस पर हर एटम जो है अलग अलग कलर को रिलीज कर रहा होगा। अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, रिपीट भी होने की संभावना है। तो यानी टोटल जितनी पॉसिबिलिटी है, साइंटिस्ट ने कहा कि हम हर एटम को तो ढूंढेंगे नहीं ना, तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम के टॉपिक की हेल्प से जितनी टोटल पॉसिबिलिटी है उतना, एक मिनट बच्चों, हाँ, जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं उतनी टोटल पॉसिबिलिटी के कलर्स को हम कैलकुलेट करके रख देते हैं। तो हमें पूरा रेंज पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम कितने कलर रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो उस कलर के जो बैंड, जो पैटर्न हमें मिलेगा उसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और पूरी संभावना है कि कुछ कलर्स रेनबो वाले इसमें मिस भी हो सकते हैं, और कुछ जो है उन्हें डिफरेंट शेड, मतलब कलर के डिफरेंट शेड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब आप में से कौन मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, वो पूछो। मैम एक ही न्यूक्लियस पे छोड़ना है सब लोग तो अपने न्यूक्लियस पे जा रहे होंगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट पर आ रहे होंगे। हाँ हाँ, तो हम कलर मतलब तो हम एक ही न्यूक्लियस थोड़े ना है सब, जैसे आपने डायग्राम बनाया है, तो हम एक ही न्यूक्लियस थोड़े ना है। हाँ, मैं तुम्हें ये तो बात कह रही हूँ, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक ये है, सारे अलग अलग है। ठीक है, तो किसी एक एटम में, सपोज ये वाले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे कूदता हुआ आ रहा होगा, पहले ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। ये पहले हाइड्रोजन एटम की बात हुई। फिर दूसरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे जंप किया, फिर ऐसे जंप किया। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। तीसरे हाइड्रोजन एटम में पैटर्न ये रहा, पहले ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया। चौथे हाइड्रोजन एटम के अंदर ऐसे रहा कि पहले ऐसे आया, नहीं कैसे करूं, मतलब ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, समझ गए ना। ये तो मैंने 3 ही ऑर्बिट बनाए, ऐसी हायर ऑर्बिट पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट पर हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो यानी टोटल जितनी पॉसिबिलिटी है वो अलग अलग एटम्स में होंगी ना। तो सारे सैंपल की हम तो लाइट देखेंगे ना, समझ रहे हो मेरी बात? हम एक बार रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, रिपीट में बेटा बस यही है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से जब वापस नीचे लौटता है तो बहुत सारे तरह के रास्ते हैं जिनसे वो नीचे लौट सकता है। ठीक है ना। अब जैसे सपोज आपके स्कूल में है ना, लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक खत्म हुआ, बेल बजी, तो बेल बजने के बाद क्लास के जो बच्चे थे लंच के टाइम अलग अलग जगह पर थे, स्कूल के अलग अलग एरिया में थे, कोई प्लेग्राउंड में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। तो अब बच्चे वही थे, उन्हें पहुंचना था अपने क्लासरूम में। ये पहला ऑर्बिट क्लासरूम है, तो हर बच्चा जहां था वहां के रास्ते से पहुंचेगा ना। ठीक है, वहां के रास्ते में वो थोड़ा यू घूम के भी आ सकता है, ऊपर नीचे जहां से भी। तो हर बच्चे का जो फॉलो किया गया रूट होगा वो तो अलग अलग होगा। तो वो हर बच्चे को, अब हर एक एटम मान लीजिए, ठीक है, तो हर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग रूट फॉलो करता हुआ यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, कहां पर? अपने क्लासरूम में, यानी अपने पहले ऑर्बिट में। तो वो जो सारी पॉसिबिलिटीज है वो हम लौटने की यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। हाँ बोलो मैम। तो वो बहुत हायर लेवल से भी बहुत छोटे लेवल पे आ सकते हैं। हाँ, छोटे लेवल पर आना ही तो उसकी मजबूरी है। उसको फाइनली तो अपने घर में पहुंच करके उसको स्टेबिलिटी मिलनी है।
तो मैम, कितना तो भी ये तो ऊंचा बहुत- चला जाए, अगर बहुत ऊंचा लेवल हो तो वो सीधा जंप कर सकता है उससे स्मॉलर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसे भी जंप कर सकता है, किसी भी जंप की उसको मना नहीं है, हर जंप फीजिबल है, पॉसिबल है दुनिया में। ओके मैम, ठीक है ना, तो वो रैंडमली कैसे भी आ सकता है, मतलब हर तरह की संभावना मिलती है। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये जो है कैसे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से टोटल पॉसिबल रास्ते हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम पता चल जाए। तो इस बात को समझने के लिए एक स्पेक्ट्रल सीरीज दी गई है, यहां पर लिख रही हूं स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, अब मैं जरा कैमरा पीछे करके बोर्ड, ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज दी गई। स्पेक्ट्रल सीरीज में पहले नाम लिख देती हूँ, उसके बाद इसका मतलब बताऊंगी। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइंस कहा गया। इन लाइंस को, जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था ना, इन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस कहा गया। और कहां से N2, इनका एक मिनट, N1 से N2 पर, ठीक है, N1 और N2 दिया गया। तो इन सीरीज का नाम दिया गया स्पेक्ट्रल लाइन से स्पेक्ट्रल सीरीज। तो लाइमन सीरीज, लाइमन, देन बामर, देन पाशन। अभी लिखते जाने, इसका मतलब बताऊंगी, ठीक है, सबको समझ में आएगा बहुत आराम से। ठीक है, बस 2 मिनट ही लिखने का काम फिनिश कर लो। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड, PFUND, P साइलेंट होता है, फंड बोलते हैं, और लास्ट इज HUMPHREY, हम्फ्रे सीरीज। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उन लाइंस को रीड करने का एक तरीका बनाया और हर पैटर्न की लाइन को कुछ नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये नाम जो है, फर्स्ट इज लाइमन, देन बामर, देन पाशन, देन ब्रैकेट, देन फंड और लास्ट वाला हम्फ्रे। अभी तक एटम्स में साइंटिस्ट को खाली हम्फ्रे सीरीज तक मिली है। इस बात का क्या मतलब है, भरेंगे इसको बाद में, पहले इसका मतलब समझाती हूँ। ठीक है, मतलब के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा, ये वाला जो ड्राइंग है ना, पहले देख लो कैसे बनाओगे, फिर थोड़ा बड़ा और क्लियर बनाना। ठीक है, तो पहले देख लो जो मैं बना दी हूँ इसको। ठीक है, ये एटम का इतना पार्ट मैंने जरा सीरीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देख लो, है ना। हाँ, बोलो बोलो। आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही, मैं फिर से बोल देती हूँ। ये मैंने बोला, लिखा है स्पेक्ट्रल सीरीज, इसमें मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस लिखी हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल सीरीज कौन कौन सी होती है, उनकी लाइंस हमें पढ़नी है। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, LYMAN लाइमन, BALNER, L साइलेंट होता है, बामर प्रोनाउंस करते हैं, PASCHEN पाशन, BRACKETT ब्रैकेट, PFUND, P साइलेंट है, PFUND फंड प्रोनाउंस करते हैं, और HUMPHREY हम्फ्रे सीरीज आपकी एनसीईआरटी ने नहीं दी है। ठीक है, लेकिन ये एडिशनल सीरीज हम कॉम्पिटिशन में पढ़ाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। थैंक यू मैम। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देख लो, मैं बोर्ड से अभी कुछ मिटाने वाली नहीं हूँ, बोर्ड पर देख लो। अब क्या था, जैसे सपोज ये एक एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, पहला ऑर्बिट उसका ओरिजिनल घर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कूदना है। तो साइंटिस्ट ने कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया, जरा वो देखो। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जहां पे जंप करेगा लोअर लेवल पर, उस लेवल को फिक्स कर दिया। साइंटिस्ट ने कहा कि ये n=1 है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, चाहे वो इंफिनिटी को मैंने ये लिख दिया बाहर से, या इस ऑर्बिट से, या इस ऑर्बिट से, या इस ऑर्बिट से, या इस, कहीं भी, किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप करे, तो उस सीरीज को आप नाम दे दीजिए लाइमन, LYMAN, यानी लाइमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करेगा, पहले ऑर्बिट पर जंप करेगा, लोअर ऑर्बिट जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया, और जो कहां से, इनफाइनाइट वाले, मतलब कहीं से भी आ सकता है। ओके, अच्छा, फिर बामर सीरीज में उन्होंने क्या किया, बेस लाइन 2 को फिक्स किया। मतलब साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है ना, ये इनफाइनाइट से ले लेते हैं, और जहां तक मैंने ड्रॉ किया है वहां से हम ले लेते हैं। ठीक है, ये n=2। तो अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर से जंप कर रहा है, थोड़ा मैं कैमरा आगे कर रही हूँ,
ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट तक अगर ये जंप कर रहा है तो हम इन सारी रेड वाली लाइंस को किस कैटेगरी में डाल देंगे? बामर, BAMER, बामर सीरीज में। यहाँ पे लाइमन सीरीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, बामर सीरीज के, ठीक है। फिर बेस लाइन 3 को फिक्स किया, है ना, बेस लाइन 3 यानी ये n = 3। तो अब इन्फिनिटी से और हायर जितने भी हायर ऑर्बिट है, अभी मेरी ड्राइंग में तो इतने ही मैंने हायर ऑर्बिट बनाए, और भी हो सकते हैं, है ना, और भी होते हैं, हो क्या सकते होते हैं। तो ये n = 3। तो यानी जब थर्ड लाइन बेस लाइन पर ऊपर किसी भी हाइट से जब बेस लाइन 3 पर इलेक्ट्रॉन जंप करे तो जो भी लाइन बनेगी उन लाइंस के, उन कलर की लाइन को हम क्या बोल देंगे? लाइमन बामर पाशन, PASCHEN, पाशन सीरीज, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे n = 4, n = 5 ऐसे फिक्स कर दिया। तो क्या इस टेबल में मुझे n1 भरना है ना? इस टेबल में, अब इस टेबल पर देखते हैं, तो इस टेबल में मुझे n1 भरना है। तो n1 यानी बेस लाइन जहां पर इलेक्ट्रॉन को कूदना है, मतलब जो उसका अपना घर है। तो अगर लाइमन सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा होगा? n1 पर। बामर सीरीज है तो बेस लाइन 2 पे जंप कर रहा होगा, पाशन है तो बेस लाइन 3 पे जंप कर रहा होगा, ब्रैकेट है तो बेस लाइन 4 पे, फंड है तो बेस लाइन 5 पे, और हम्फ्रे है तो बेस लाइन 6 पर। ठीक है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे तो इनसे बनने वाली जो कलर्स की लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, साइंटिस्ट की भाषा में स्पेक्ट्रल लाइन है, हमारी भाषा में वो जो रेनबो का कलर है, ठीक है, उस कलर को हम सीरीज का नाम दे देंगे। आज समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब जरा n2 वाले कॉलम को मुझे भर के बताओ। अगर लाइमन सीरीज का बेस लाइन 1 है, यानी 1 पे इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, तो वो कहां से जंप कर सकता है? तो आप बोलेंगे मैम वो तो 2 से भी जंप कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 5 से भी, एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी से जंप कर सकता है ना? अच्छा, अगर बामर सीरीज है, बेस लाइन 2 है, तो वो कहां से जंप करना स्टार्ट करेगा? 3 से, 4 से, 5 से, 3 to infinite, है ना? पाशन है, बेस लाइन 3 है, तो वो कहां से जंप करेगा? 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। 4 है तो 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। 5 है तो 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, एंड सो ऑन। समझ गए क्या? 11th क्लास, ये बताओ, ये बात समझ में आई क्या? ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारी एनसीईआरटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इस पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जहां नहीं आए अभी पूछना। हाँ बोलो। समझ तो आ गया, ये लर्न कैसे होगी? फिर से बोलो। समझ तो आ गया, ये लर्न कैसे होगी? अरे लर्न अभी से मैं लर्न करवा दूंगी, लर्न मैं करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है, उसका चिंता नहीं करो। पहले बताओ, समझ में आ गया? मैम आप थोड़ा सा क्या दे दो बस इसी का लाइमिनर का। फिर से बोलो। अब मैम वैसे ही बता दो मैम, वापस फिर से रिपीट करो। यस मैम। हाँ बट मैम स्टिल लाइक कॉन्फिडेंस। अभी तो पहली बार तुमने लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, अभी मैं अच्छे से याद कराऊंगी, सबको बहुत अच्छे से याद होगा, उसका चिंता नहीं करो। सबसे पहले इतना पार्ट लिख लो, ठीक है, इतना पार्ट लिख लो, फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको। मैं याद करवाते हुए चलूंगी, मेरे सब्जेक्ट में तुम चीजें हाथों हाथ याद करते हुए चलोगे, केमिस्ट्री में तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसका टेंशन नहीं लो। अच्छा बच्चों, एक बार मैं तुम लोग की नेम कॉल कर रही हूँ, तो जरा मुझे रिस्पॉन्ड करना, ठीक है? यस मैम बोला। अंशुल मित्तल, अंशुल, आर्यन, अरे बोल के करो। अंशुल मैं तो दिखाई नहीं तुम्हारा मैसेज। हाँ बिल्कुल बोल के करो, है ना? आर्यन आप हैं ना यहाँ? यस मैम, प्रेजेंट मैम। हाँ अभी अरे अभी भाई अपना माइक ठीक कराओ, ठीक है? मैं देखो तुम लोग की माइक खराब होते, मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग कैसा कर रहे हो? ठीक है, सब बच्चे नहीं, लेकिन फिर कुछ बच्चे इस बात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल लाइटली लेते हैं, वो गलत है ना, है ना बेटा? तो मुझे इंटरेक्ट करना है भाई तुमसे। अयान,
अयान, अयान रिस्पॉन्ड करो बेटा, लिख के कर दो। अच्छा करण। यस मैम। ओके अच्छा सुनो जरा, लिख लिया? अगर लिख लिया तो जल्दी से अभी लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्रे, ये वाली लाइन याद कर लो फटाफट, जिनका भी हो गया। मैम आप कह रहे थे आप लर्न करवाओगे। हाँ मैं करा, 5 बार बोलो, पूरी सीरीज को 5 बार बोलो, मैं करवाऊंगी। ठीक है तो अयान, अयान है ना? चलो ठीक है, करण इज हियर। लक्ष्य फटाफट बोलते जाओ, लक्ष्य, मुदित, न्याशा। यस मैम। प्रेजेंट मैम। हाँ और मुदित? हाँ, रिदिम, रियांश, रोशनी। रियांश, रोशनी, रोशनी कहाँ हो? बोल के बताओ, आवाज सुनो अपनी। अच्छा चलो मैम रोशनी प्रेजेंट। हाँ 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 रोशनी, मैं देख लिया तुमने ज्वाइन किया। देन सिद्धार्थ, सौमिष्ठा, सुरभि। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सुरभि। यस मैम। हाँ ठीक है। देन वागीशा, कौशिकी एंड अग्रिमा। यस मैम। यस मैम। ओके ओके बच्चों। देन उत्कर्ष। प्रेजेंट मैम। हाँ देन आयुषी राणा, मनशा, समर्थ। आयुषी राणा, हाँ ओके। समर्थ एंड ध्रुव। ओके तो चलो फटाफट मेरे साथ लिख लिया? मैम। हाँ जी मैम उत्कर्ष चौहान इज प्रेजेंट। नॉट यार। उत्कर्ष हो गया? हाँ हाँ एक मिनट उत्कर्ष। हाँ उत्कर्ष मैंने तुम्हारा प्रेजेंट बात किया। मैम खुशी। खुशी, अच्छा खुशी तुम्हारा नाम, ओके। अरे एक मिनट रुको रुको तो मैं नाम लिख लूँ। यस खुशी। और सेकंड मीटू कौन है? अस्मी। अस्मी, ओके अस्मी। चलो और कोई तो नहीं है? और किसी का नेम लिस्ट तो नहीं हुआ मुझसे? ठीक है चलो फटाफट। लाइमन, साथ में बोलो मेरे, लाइमन, बामर, पाशन, घर में बैठे बैठे माइक बंद करके बोलो, ब्रैकेट, फंड, हमफ्रे। फिर से लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्रे। फिर से लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्रे। फिर से लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड एंड हमफ्रे। ठीक है, आज के दिन 5 बार बोल लिया, कल के दिन 5 बार, परसों के दिन 5 बार, 3 दिन 5-5 बार की डोज लोगे और तीसरे दिन याद हो जाएगा। ठीक है अरे हो जाएगा लर्न, हो जाएगा, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। ठीक है चलो परेशान नहीं हो भाई, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, ये तो स्टार्टिंग है। हाँ ये सब लिख लिया, आगे बढ़ू। अब क्या था कि हाइड्रोजन, यानी कि सबसे पहले बोर्ड ने हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली लाइट्स या कलर को पढ़ना बताया हमें। उन कलर को पढ़ने के लिए उसने बड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में ये पैटर्न सीक्वेंस बना दिया, और हर पैटर्न की ये जो बंडल ऑफ लाइन थी, जैसे ग्रीन बंडल ऑफ लाइन या रेड बंडल ऑफ लाइन या ब्लैक बंडल ऑफ लाइन एंड सो ऑन। ग्रीन ब्लैक तो कलर मैंने दिया है ना, वो वैसे मत लेना। तो इनको एक एक नाम दे दिया, तो इससे हमें चीजें थोड़ी ऑर्गेनाइज दिखने लगी। अच्छा फिर इसी टेबल में एक चीज और ऐड करनी है जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, अपने फ्लो में ये बता रही थी, तो इनका रीजन भी लिखो। ठीक है, इधर जगह नहीं हो तो साइड में उस तरफ लिख लेना, है ना, एक कॉलम और है रीजन। ये हमें किन किन रीजन में दिखते हैं? इनकी लाइट यूवी रीजन में, देन विजिबल, देन आईआर, आईआर और आईआर और आई। ठीक है, यानी जब हम इनके लाइट के कलर्स को देखते हैं तो लाइमन सीरीज की सारी जो लाइंस आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की आती हैं। ठीक है, बामर सीरीज की लाइन विजिबल रीजन की आती है और नीचे की बाकी सारी लाइन इंफ्रारेड रीजन की आती है। यानी क्या हम बोलते हैं कि ह्यूमन आइज खाली बामर सीरीज को देख सकती है, बाकी के कलर्स जो हैं वो हमें नहीं दिखेंगे। यस मैम।
ठीक है, तो हमें जो बल्ब से दिखता है वो विजिबल रेंज ही दिखता है, तो खाली बामर सीरीज हम देख सकते हैं। बाकी की जो लाइंस हैं वो अलग अलग डिटेक्टर्स मशीन्स होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए वही डिटेक्ट कर पाती हैं। ह्यूमन आईज खाली बामर सीरीज को डिटेक्ट कर पाती है। ठीक है, अच्छा अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, तो साइंटिस्ट ने, हाँ जी मैम ये IR का फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रारेड, INFRA, इंफ्रा RED, रेड, इंफ्रारेड। मैम जो ट्यूबलाइट में लाइट्स आती हैं वो बामर रीजन वाली दिखती है हमें? यस, बामर रीजन वाली दिखती है, बिल्कुल। देखो बाकी के कलर बहुत ही हल्के होते होंगे और लाइट्स, ठीक है, वो हमें नहीं दिखती है, और दूसरा उनकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती है। अब जैसे तुमने अभी सुना होगा कि जैसे रूम्स में जो इन्फेक्शियस जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट रखी जाती है ना, उसमें हॉस्पिटल्स में अक्सर मिल जाती है अल्ट्रावायलेट लाइट रखी जाती है चैम्बर में, रूम में, है ना, तो जर्म्स किल करने के लिए। तो क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो ट्यूब है, एक उसमें ऐसा एटम भरा होगा जहां से अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा निकल रही होंगी, ठीक है ना, और या जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वहां पे विजिबल रीजन और उससे छोटी यानी इंफ्रारेड माइक्रोवेव वाली ज्यादा निकलती हैं। तो विजिबल वाली जो रेंज होती है उन्हीं एटम्स की जो लाइट्स होती है हमारे घरों में यूज होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन बस ये नहीं है कि प्योरली विजिबल निकले, दूसरी रेज भी निकलती है बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है जो हम यूज करते हैं उनमें। हाँ ट्यूबलाइट के डिफरेंट कलर्स कैसे पॉसिबल होते हैं? डिफरेंट कलर्स कैसे पॉसिबल होते हैं, चलो अभी इससे मैं बताने की कोशिश करती हूँ जो तुमने मुझसे पूछा है। हाँ बोलो मैम। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैम विजिबल रीजन के अंदर विबग्योर होता है। मैम हमें सारे कलर्स दिखने चाहिए मैम, कुछ तो दिखना चाहिए, लेकिन जब हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो या तो सिर्फ येलो होती है या तो सिर्फ व्हाइट लाइट होती है मैम। तो अच्छा ठीक है, तो जब तुम सनलाइट में खड़ी होती हो तो तुम्हें हर टाइम रेनबो ही दिख रहा होता है क्या? नो मैम। तुम्हें तो दिखने चाहिए ना सब। मैम कुछ तो नहीं। अच्छा तो मैम उसके अगर हम देखना चाहेंगे ट्यूबलाइट से रेनबो टाइप, तो मैम हमें भी वाटर जैसा कुछ मीडियम चाहिए होगा? कुछ चाहिए होगा, या जैसे प्रिज्म, लैब में हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रिज्म से लाइट के कलर्स को फैला के देखा गया। जानते हो प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट? है ना, तो प्रिज्म से तो हमें जो दिखता है वो तो व्हाइट लाइट दिखती है। ओके है ना, सारे कलर का मिक्सचर दिखता है। ठीक है, उसपे कौन कौन से कलर है, तो उसके लिए वो वैसा प्रिज्म भी क्या है, वो मीडियम है जो उन कलर्स को फैला रहा है, तो हमारी आईज उस रेंज को डिटेक्ट कर पा रही है। ठीक है, यस मैम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या किया मैंने, अभी आपको दो बातें बताई कि कैसे बोहर ने डिफरेंट कलर्स को सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है, और उन पर एक सीरीज बना दी। अब इस सीरीज में हर कलर के लिए वो कैलकुलेट करेगा कि कौन से लैम्डा की एनर्जी निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे दी गई रिडबर्ग्स इक्वेशन, RYDBERGS, रिडबर्ग्स इक्वेशन दी गई। रिडबर्ग्स इक्वेशन में क्या बताया, जो रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, जो बोहर के ही ग्रुप के साइंटिस्ट थे, खाली अकेले बोहर नहीं थे, उनका पूरा जो ग्रुप था, उनके ग्रुप का ये रिसर्च था। तो उसमें जो रिडबर्ग्स का मेन इसमें काम रहा वो ये रहा कि उन्होंने हमें क्या दिया, गिव द फॉर्मूला फॉर द calculation of lambda, lambda यानी wavelength of spectral lines। ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, एटम जब इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा तो जो कलर निकलेंगे उन्हीं को स्पेक्ट्रल लाइन कहा गया है साइंटिस्ट की भाषा में। तो उनमें कौन कौन सी वेवलेंथ्स निकल रही हैं, उनका फॉर्मूला था 1/λ equals to Rydberg's constant into z square 1/n1 square minus 1/n2 square। यहाँ पे जो Rydberg's constant है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन इस कांस्टेंट की खास बात है, हाँ बोलो। हम कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा, देखो विजिबल है क्या? यस।
तो इस कांस्टेंट में क्या है, आपको अलग अलग बुक्स में ये कांस्टेंट मिलेगा। 109 तो सब में होगा, जो लास्ट की वैल्यू है 6, 7, 8 ये आपको वेरी करती हुई मिलेगी। रीजन कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट से लिया गया डाटा है, तो ह्यूमन एरर्स की वजह से, ठीक है, जो हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम जो एरर आ सकती है, तो उसकी वजह से लास्ट की 3 डिजिट वेरी कर जाते हैं। तो मल्टीपल डिजिट, कम से कम 6-7 वैरायटी के डिजिट्स आपको अलग अलग बुक्स में ऑथर्स में मिल जाएंगे 109 के बाद, ठीक है। तो मैंने किसी एक बुक से ये वाला डाटा उठा लिया 6, 7, 8, ये बच्चों को याद करना आसान होता है, तो मैं हमेशा इनको यही लिखवाती हूँ 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ऐसा है, या तो क्वेश्चन में वो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें लिख के देगा, वो डाल देना, नहीं लिख के देता है तो एक वैल्यू तुम याद करके रखो 109,678, ठीक है। 678 लर्न करना आसान है, यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 109, ठीक है। Z यहाँ पे क्या है, Z वही है जो पहले था, क्या था, एटॉमिक नंबर। N1 क्या है, वही है जो पहले था, क्या था, लोअर लेवल, लोअर ऑर्बिट लिख देते हैं, लोअर ऑर्बिट, ठीक है, बिल्कुल। और N2 हो जाएगा आपका हायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऐसा है, सीधे क्वेश्चन पर आ रही हूँ मैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन से ही वाली बात बताने की कोशिश करूंगी। देखो इसमें कुछ और भी बता सकती हूँ, एक मिनट ठहरो जरा। हाँ जी बोलो। मैम ये अपने आप ही अपने कांस्टेंट कैसे निकाल लेते थे? अपने आप थोड़ी ना निकाला, नहीं, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। देखो मैंने तुम्हें कहा ना कि हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, उस रिसर्च पे नहीं जा रहे हैं जहां से इनका ओरिजिन हुआ, ठीक है। हम सिर्फ लास्ट का कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेटेड है, क्रॉस चेक्ड है, प्रूव्ड है, उसके बाद जाके आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका आप पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है, तो अभी मैं भी उस कहानी में नहीं घुसूंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, तो हमें थोड़ा सा ऑन ट्रैक रहना है, ठीक है, आउट ऑफ ट्रैक हमें नहीं होना है। इसकी आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बट नीड के अकॉर्डिंग पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जैसे जेई वाले पार्ट में, जेई एडवांस में इसका डेरिवेशन करवाते हैं, तो उस डेरिवेशन में ये RH की जो वैल्यू है ये भी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो अभी तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं, ठीक है। किसी को पूछना है तो मैं अलग से बता दूंगी, बट क्लास में नहीं, ठीक है, तो सबका टाइम वेस्ट होगा और हमारा सिलेबस भी फिर पीछे रह जाएगा। सो डन इतना। इस बात के अलावा एक चीज और बताई, रिडबर्ग्स इक्वेशन के अलावा मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूं, एक फॉर्मूला और रह गया है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये भी कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला था, नीचे लिख रही हूँ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी N2 यहाँ पर क्या है, हायर ऑर्बिट, अब हर फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने वाले इसके बाद, और N1 यहाँ पे क्या है, लोअर ऑर्बिट, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये दो फॉर्मूलाज हैं जिन पर की आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। अब मैं जो तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूं वो मैं उल्टे से स्टार्ट करूंगी, यानी आखिरी फॉर्मूला मेरा ये है, यहां से मैं तुम्हें एप्लीकेशन कराना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और फिर वहां वेलोसिटी तक पहुंचेंगे, ओके। पहले अब इतना लिख लो। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। मैम एनसीईआरटी में इन साइंटिस्ट के बारे में कहाँ पर गिवन है मैम? वो मैं तुम्हें देख के पेज नंबर बता दूंगी, ठीक है। इसका अगर तुम पढ़ना चाह रही हो, मैं तुम्हें देख के अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं देख के तुम्हें बता दूंगी पेज नंबर, ओके। हाँ बोलो मैम। ये जो रिडबर्ग्स की इक्वेशन है, और ये मैम जो भी है, मतलब रिडबर्ग्स की जो इक्वेशन है,
इसका डेली लाइफ में कहीं यूज आता है, मतलब रियल लाइफ में कहीं? देखो जो हम पढ़ेंगे ना, मोस्ट ऑफ दी चीजें तो रियल लाइफ में काम ही नहीं आती है ना। अब जैसे रियल लाइफ में किसके काम है ना, किसके काम मतलब हम इन कॉन्सेप्ट्स पर बनी चीजों को डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते, है ना। मैम मतलब इसको कहाँ यूज किया गया है, मतलब अब जैसे ये इक्वेशन तो जो जितना भी लाइटिंग वाला काम है उन सब में ये कैलकुलेशन में जरूरी है। अच्छा ओके मैम, है ना। तो वो मतलब वही है कि उन जो जैसे डेली अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड है, लेकिन वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो एक जो साइंस का इंसान नहीं है वो भी कर लेगा, मतलब वो भी यूज करेगा उसको, ठीक है। उसके बारे में जानने की उससे जरूरत नहीं है। इस तरह से एप्लीकेशन है। अच्छा ओके मैम, ठीक है। चलिए मैं मिटा दूं इसे। अब मैं सीधे क्वेश्चन पर आ रही हूँ, और क्वेश्चन पार्ट में सबसे पहले मैं लास्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करती हूँ। तो माय क्वेश्चन इज कि एन इलेक्ट्रॉन jumps from 6th orbit to 2nd orbit। ये लेवल दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ, थोड़ा ऊपर मैं ले गई, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा नीचे लिखूँ, है ना। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था एन इलेक्ट्रॉन jumps from 6th orbit to 2nd orbit in hydrogen atom. In hydrogen atom, calculate the total number of possible spectral lines emitted. सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? यस मैम। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, यानी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लास्ट वाला। क्या फॉर्मूला था? n2 माइनस n1, फिर से ब्रैकेट में 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, है ना। अच्छा, अब n2 क्या है? n2 हमेशा हायर ऑर्बिट होगा, n2 हमेशा हायर ऑर्बिट, और n1 को लिखिए हमेशा लोअर ऑर्बिट। ठीक है, बताओ n2 को क्या बोलूं, कौन सा नंबर दूं? 6, बड़ा वाला नंबर 6, और n1 को 2, ठीक है, वैल्यू रख दो। ठीक है, 6 - 2 10 आया, देखना सबका 10 आया क्या? 10 आया, तो 10 लाइन। यस मैम 10। ठीक है, यानी 10 वैरायटी ऑफ कलर्स या 10 वैरायटी ऑफ लाइंस कैन बी एमिटेड in case when electron jumps from 6th orbit to 2nd orbit। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ए पार्ट मान लो, और इसी क्वेश्चन में मैं बी पार्ट देती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन 6th से 2nd ऑर्बिट में जंप करता है तो कैलकुलेट दी लैम्डा एमिटेड। जो भी लाइन एमिट हुई उसका वेवलेंथ हमें निकालना है। कब? अब यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब एक पिन पॉइंटेडली 6 से 2 पर अगर वो जंप कर रहा है सीधे ही, तो उस केस में जो कलर एमिट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? बताओ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ? रिडबर्ग्स इक्वेशन। यस। यानी ठीक है, लगाओ, अप्लाई करो रिडबर्ग्स इक्वेशन। कौन सा पार्ट रब करूं? ये ऊपर वाला पार्ट हो गया क्या? ये रब कर दूं क्या? ए पार्ट अगर हो जाए तो मुझे बताओ, वो मुझे रब करना है, ठीक है। ये हटा दूं बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या देंगे? मैंने हाइड्रोजन एटम मेंशन किया है, ओके। ठीक है। तो अब मैं बी पार्ट को यहाँ पे लिख लूं बच्चों,
ठीक है मैम बी पार्ट तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या मैम 109698 इनटू वो सब करना पड़ेगा? हाँ रुको जरा देखते हैं, बिल्कुल करना तो पूरा चाहिए। अगर लास्ट में टाइम ना हो एग्जाम में तो लास्ट स्टेप पर छोड़ दो, ठीक है। तो उसमें आई थिंक आधा नंबर डिडक्ट होता है, जो स्टेप मार्किंग आपकी सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में यही करना है कि इस तरह के लेंथी जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल, उन्हें लास्ट स्टेप पे सॉल्व करके छोड़ दो, मतलब आई मीन नहीं सॉल्व करो, सारे स्टेप्स लिख दो और सोल्यूशन रहने दो। पेपर खत्म होने के बाद में अगर टाइम बचता है तो फिर आप उस पर टाइम लगाओ, ठीक है। वरना आधा घंटे मतलब आधे मार्क्स के लिए तुम इतना टाइम लगाओगे और आगे 2-3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए, वो ठीक नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/n1²। हाँ जी बोलिए मैम। तो क्वेश्चन में ये तो मेंशन ही नहीं कि कांस्टेंट का नंबर क्या लेना, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने बताया ना कांस्टेंट का नंबर फिक्स है। मैम पर वो तो 109678 ये है ना 109678 Z हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन का Z तो 1 होगा। लोअर ऑर्बिट है आपका कौन सा है 2 का स्क्वायर -6, ठीक है। और यहां से फिर आप लैम्डा निकाल लोगे मैथमेटिकली। हाँ जी मैम 109678 इनटू 0.22 अब मैंने किया नहीं आ गया। अच्छा मतलब ये इतना आ रहा है अभी है ना 109678 इंटू 0.22 ये वाला पार्ट सॉल्व करने पर। ओके इट इज 1/λ राइट? यस मैम है ना। ओके ठीक है। और लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस वैल्यू 109678 इंटू 0.22, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगी लैम्डा की? सेंटीमीटर्स में आ जाएगी। अभी हम भी इतना ही छोड़ देते, तो ये लास्ट स्टेप तक करके छोड़ दो, बाद में टाइम हो तो कर लो बना, ठीक है। आधा नंबर आप बलिदान कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मैम आपने ये इसके बाद क्या किया 1/λ इज इक्वल टू 109678 इंटू 0.22। नहीं ये मुझे एक बच्चे ने सॉल्व करके बताया, इस पार्ट को सॉल्व कर लिया तो उन्होंने सॉल्व की वैल्यू मुझे दे दी। ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी मैम n1 तो हो गया हो गया। मैम ये जरूरी है कि हम इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करें? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, मैथमेटिकली कैसे भी करो, ठीक है ना। हाँ वैसे फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब उसी देखो मेरा क्वेश्चन पहली लाइन का था, एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम 6 to 2nd ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। अब मैंने उसी लाइन पर सी पार्ट थर्ड क्वेश्चन बना डाला। अब मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इन दिस ट्रांजिशन। बताओ कौन सा फॉर्मूला? energy is equal to -2.1 सिंबल बोलो पहले, सिंबल बोलो। एनर्जी रिलीज मतलब सिंबल ET is equal to ना ET नहीं, डेल्टा ई। हाँ डेल्टा ई है ना। डेल्टा ई हमने कब लिखाया था? जब इलेक्ट्रॉन या तो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, yes है ना। तो और मैंने कहा था कि डेल्टा ई के साथ क्या लिखा होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिलीज, एनर्जी एमिटेड, ठीक है। इस तरह के टर्म्स लिखे होंगे, दैट इज एनर्जी चेंज, ठीक है। तो मैं ये मिटा रही हूँ। अब बताओ सी पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो? डेल्टा ई। डेल्टा ई इक्वल्स टू 2.188 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस का 1/n2², ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप। Z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, मैं लिख देती हूँ Z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और Z क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट का रोल नंबर, उसको ही Z कहते हैं। तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे बैठा है तो उसका रोल नंबर 1 है, उसी रोल नंबर को हम Z बोलते थे, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और ऐसे रख लोगे और इससे डेल्टा ई सॉल्व हो जाएगा। किस यूनिट में आएगा? यहाँ पे जूल्स वाली यूनिट के अंदर डेल्टा ई निकल आएगा। मैम
बोलो। मैंने ईवी में लर्न किया है -13.6, तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, यूनिट रख दो सही, लास्ट पे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मैं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। नहीं मैम, ईवी में छोड़ के गलत तो नहीं, मतलब ईवी में छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ छोड़ दो, लेकिन जनरली एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे, अगर तुम अपने स्कूल एग्जाम में करोगे तो अक्सर वो बोलते हैं कि कैलकुलेट एनर्जी इन जूल्स। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो जूल्स में फिर तुम चाहे उस फॉर्मूला से कर लो, तो ये वाला कन्वर्जन फैक्टर लगा दो, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, तो इससे तुम मैम इसका आंसर आ गया। आंसर आ गया क्या? मैम 0.483136 इंटू 10⁻⁻18। -18, ठीक है, 81, चलो जो भी है जूल्स में आ गया। ठीक है, तो ये बताओ कि मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने खाली ऊपर की एक लाइन लिखी, उस लाइन में मैंने क्या बातें बताई? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप कर रहा है और किस एटम में जंप कर रहा है। अगर क्वेश्चन में ये दो इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं 3 वैरायटी के क्वेश्चंस इस एक लाइन से बना सकती हूं कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितना लैम्डा और कितनी डेल्टा ई। ये बात सबको समझ में आई क्या? यस मैम। अच्छा यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम एल की वैल्यू में पहले दो डिजिट तो सेम आ रहे हैं, पर एंड गलत आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये लास्ट का ना 5 4 डिजिट जो है, अरे लास्ट उस पे देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो,